नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। बहुत खास मसले के साथ आज हम आपके बीच आए हैं क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो दुनियावी स्तर पर, विश्व स्तर पर, विश्व की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। आईएसआईएस दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन, उसकी बर्बरता, उसकी दरिंदगी का हर एक चेहरा हर पल हम देखते आए हैं, लेकिन उसकी यही दरिंदगी, यही बर्बरता अब सीमित होती जा रही है। दरअसल 4 सालों के बाद आईएस को खदेड़कर अलेप्पो में सीरियाई सेना ने कब्जा कर लिया है। अलेप्पो का आईएसआईएस के हाथों से जाना उसके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो क्या हम ये समझ लें कि धीरे धीरे आईएसआईएस वाकई अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है, या फिर खतरा भी खत्म नहीं हुआ है बल्कि आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकता है। आईएसआईएस का अब ये खतरा शिफ्ट हो सकता है पाकिस्तान या बांग्लादेश सरीखे देशों की ओर। इन्हीं पहलुओं पर आज हम खास चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ ही पल में कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। 2011 में शुरू हुई सिविल वॉर के बाद आखिरकार सीरियाई सेना ने गुरुवार को आईएस के गढ़ कहे जाने वाले अलेप्पो शहर पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। सीरिया की सरकारी मीडिया एजेंसी ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सेना ने आईएस को खदेड़कर बर्बाद हो चुके अलेप्पो शहर पर जीत हासिल कर ली है। आईएस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अलेप्पो का हाथ से जाना विद्रोहियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस शहर को वापस पाने तक में यहाँ 3,10,000 लोग मारे जा चुके हैं। अलेप्पो पर फतह के बाद अब सीरियाई सरकार को देश के 5 बड़े शहरों अलेप्पो, होम्स, हामा, दमेकस और लताकिया पर फिर से कब्जा हो गया है। राष्ट्रपति बशर अल असद की ये जीत मॉस्को और तेहरान में बैठे सहयोगियों के लिए एक वरदान बनी है। वहीं विद्रोहियों का समर्थन कर रहे तुर्की, सऊदी अरब, कतर और कुछ पश्चिमी देशों के लिए बड़ी हार है। रूस और अमेरिका के बीच चली आ रही लड़ाई के चलते सीरिया में खूनी खेल पर लगाम लगाने में विश्व समुदाय को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। स्टेट न्यूज एजेंसी साना ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि अलेप्पो की आजादी सिर्फ सीरिया की जीत नहीं, बल्कि रूस और ईरान जैसे उन देशों की भी जीत है जिन्होंने आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आपको बता दें कि सीरियाई सेना और इसे समर्थन देने वाली मिलिशियाई नवंबर के अंत में अलेप्पो के पूरे इलाके में घुसी थी और उसके बाद से ही भीषण जंग जारी थी। रूस के नेतृत्व में अलेप्पो पर सीरिया सेना ने कब्जा कर ये साबित कर दिया कि आतंक का अंत किया जा सकता है, बशर्ते उसके लिए मजबूत इरादे हो। आईएस की कमर टूट रही है। इराक में भी उसकी स्थिति खराब हो रही है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि उसके स्पेशल कमांडोज जमीनी कार्रवाई कर आईएस के बचे गुर्गों को समाप्त करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अलकायदा की तरह एक और बड़े आतंकी संगठन का खात्मा होगा। तो एक बड़ी जीत कही जा सकती है। आईएसआईएस को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो ये कदम उठाया गया है, उसका कितना बड़ा असर होगा और क्या वाकई पूरी तरीके से आईएसआईएस का खात्मा हो जाएगा इन कार्रवाइयों के बाद से। आज इन्हीं पहलुओं पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ मेरे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट महमूद आलम साहब फोन लाइन पर बने हुए हैं। महमूद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं फर्स्ट कॉमेंट के साथ शुरुआत करती हूँ पीके सहगल साहब आपके साथ, कि अलेप्पो का आईएस के हाथ से चले जाना कितना बड़ा झटका माना जाए। हम मान लें कि क्या वाकई अब आईएस अपने खात्मे की ओर बढ़ चुका है? इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अलेप्पो में से आईएसआईएस को निकालने के बाद में बहुत बड़ा ज़बरदस्त झटका है। लगभग 60 से 70% जो आईएसआईएस के नीचे टेरिटरी थी इराक में, वहाँ से आईएसआईएस को साफ कर दिया गया है। जहाँ तक सीरिया का तल्लुक है, सिर्फ रक्का को छोड़ के बाकी सारी जगह से आईएसआईएस को ख़त्म कर दिया गया है। आईएसआईएस के बगदादी को छोड़ के उसके जितने भी बड़े सैनिक कमांडर थे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर थे, जितने भी उसके फाइनेंस को डील करते थे, जितना उसके साथ रिक्रूट्स को जोड़ते थे, आहिस्ते आहिस्ते सब खत्म हो चुके हैं। अभी ना तो उसके पास पैसा है, ना ही उस माफिक यूथ रेडिकलाइज होकर उसके साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ तक कि ना तो उसके पास असला खरीदने के लिए पैसे हैं, ना ही अपने लड़ाकों को अपने साथ शामिल करने के लिए, उनको तनख्वाहें देने के लिए, उनको जो कह रहा था जन्नत देंगे, कोई चीज़ उस माफिक नहीं है, ना ही उनके पास पैसे हैं अभी। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में साफ तौर पर अभी तो अल बगदादी छिपा फिरता है।
अमेरिका जो है बहुत बड़े पैमाने पर उसको खोज रहा है। उसने 200 और सैनिक उतार दिए हैं रक्का में। ओबामा जी हैं, वो अपनी प्रेसिडेंसी से हटने से पहले 20 जनवरी से पहले उनकी पूरी कोशिश होगी कि बगदादी का उसी माफिक खात्मा किया जाए जैसे उन्हीं की प्रेसिडेंसी के बीच में ओसामा बिन लादेन का किया ओसामा बिन लादेन का खात्मा हुआ। लेकिन यहाँ पर सवाल बड़ा ये भी उठता है सर कि इस पे हम आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सवाल ये भी उठता है कि जब हम फंडिंग की बात करते हैं तो स्टिल अभी कहीं ना कहीं से आईएसआईएस के लोगों को फंडिंग दी होगी। अब वो अब इराक से अगर हटते हैं, अलेप्पो जैसे शहर से हटते हैं, तो क्या उसकी शिफ्टिंग दूसरी तरफ भी हो रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश इस तरीके जगहों से भी आईएस का जुड़ाव की खबरें जो है वो आने लगी हैं। मैं इस पर आपका कमेंट लूं उससे पहले महमूद आलम साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वो किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को? आलम साहब, सीधे तौर पर अलेप्पो पर सीरियाई सेना का कब्जा हो जाना एक बड़ा झटका तो कहा जा रहा है, लेकिन क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर अब आईएस अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचने वाला है, अपने खात्मे की ओर पूरी तरह से पहुंचने वाला है, या चुनौती अब भी बाकी है? देखिए लावनी, मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, अलेप्पो को सीरियन फोर्स ने आजाद तो जरूर कराया, लेकिन जो ह्यूमैनिटी ने उसकी जो कीमत चुकाई है वो आपको अच्छे तरीके से मालूम है। लेकिन ये अलेप्पो को आजाद कराने के बाद मैं ये नहीं मान रहा कि ये इसका जो आईएस का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि आईएस देखिए, आप आज भी मोसल की आप अगर बात कर ले, 3 महीने से जो है वो आपकी इराक की फौज और उसके साथ यूएसए बम्बार्डमेंट कर रहा है, लेकिन वो देखिए अभी भी उसको वो नहीं निकाल पाए हैं। उसके अलावा मैं तो इस पे मुझे जरा सा अचंभा होता है कि ये एकदम से आईएस इतना पावरफुल कैसे बन गया था। उसको कौन फंडिंग कर रहा था, उसको वेपन्स कौन दे रहा था, उसका ऑयल कौन खरीद रहा था, ये मुझको थोड़ा सा हैरान करता है कि इसके पीछे कौन लोग थे। क्या यही फोर्सेस तो नहीं थी जो इन्होंने जो है इसको बढ़ावा दिया, और जब उसकी जरूरत खत्म हो गई तो अब जैसे कि सहगल साहब की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ कि उनके पास रुपए पैसे की कमी है, उनके पास जो है मिलिटेंट्स की कमी है, लेकिन मैं इसकी गहराई में जानना चाहूंगा कि इसको क्रिएट किसने किया था आईएस को। और दूसरे एक चीज और इसके तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देखिए इराक पे जैसे उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, लिबिया में प्रेशर है और सीरिया में प्रेशर है, लेकिन उससे एक और खतरा बहुत बड़ा है। क्योंकि देखिए आईएस में यूरोप और यूएसए से बहुत जवान थे मौजूद, तो अगर आईएस का खात्मा यहाँ से होता है तो ये लोग यूरोप और यूएसए जाएंगे, और तो खतरा जो है आतंकवाद का वो खत्म नहीं होना। बिल्कुल यूरोप और यूएस से ही खाली नहीं जाएंगे सर हम, क्योंकि देखते हैं कि हम बांग्लादेश में भी इसके निशान मिले थे, पाकिस्तान की तरफ से भी सपोर्ट करने की बात आ रही थी, और सबसे ज्यादा जो अफसोस के साथ और खतरे वाली बात है कि भारत के हमारे यंग जनरेशन भी बहुत सारे ऐसे थे, लड़के थे जो आईएस में शामिल होना चाहते थे। तो चुनौती तो भारत के सामने भी एक बड़ी है। पीके सहगल साहब इस ड्यूरेशन में कुछ कहना चाह रहे थे। सहगल साहब, इन्होंने कहा कि आईएसआईएस को खड़ा किसने किया, इनको फंड कौन दे रहा था। आईएसआईएस को उन्होंने ही खड़ा किया जिन्होंने अलकायदा को खड़ा किया, जिन्होंने तालिबान खड़ा किया। बिल्कुल, यानी साफ तौर पे इसको खड़ा करने वाले थे अमेरिका, सऊदी अरेबिया। इनको हर प्रकार की ट्रेनिंग दी गई इजराइल के अंदर, कम से कम 1 साल इससे पहले कि आईएसआईएस ने खलीफात घोषित किया और बगदादी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। सो दूसरे लफ्ज़ों में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी शक्तियाँ थी जो एक मुसलमान को मुसलमान के साथ लड़ाना चाहती थी, और जब तक एक मुसलमान के साथ लड़ रहे थे तो दोनों साइड्स को अपना असला बेच रहे थे। इन्हीं के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के, चाहे अमेरिका रिसेशन में था, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के शेयर वैल्यू तकरीबन 200 से 300% बढ़ गए पिछले कुछ सालों के लिए। जब आईएसआईएस ने गलती की कि पहले एक रशिया का सिविलियन हवाई जहाज गिराया साइनियाई के ऊपर, तो उसके बाद में रशिया लड़ाई में आया। उसके बाद जब उन्होंने गलती की ब्रसल्स में अटैक करने के लिए, फ्रांस में अटैक पेरिस में किया, फिर नीस में किया, तो साफ तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड को और नेटो को
ये नजर आने लगा कि ये अभी आने हमारे वाले लिए समय ही में मुसीबत खतरा हो हमारे रहा है, ऊपर भी है। बिल्कुल। तभी बिल्कुल अलकायदा वाले ही इस सिचुएशन की तरफ बढ़े। हाँ बोलूंगा ये उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से तालिबान को यूएसए ने हाँ क्रिएट बिल्कुल किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाद आलम में साहब, मैं उसी आपके से फिर पास जो भी है- आ रही हूँ। मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर साहब भी इस वक्त पैनल में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। और मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी कि एक बड़ी चर्चा इसलिए अब हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अलेप्पो में तो ठीक है, सीरियाई सेना ने कब्जा कर लिया, आईएसआईएस को खदेड़ दिया गया है, लेकिन अब ये भी चर्चा होने लगी है कि ये खात्मा पूरी तरीके से नहीं है। अब ये खतरा दूसरी ओर डाइवर्ट होगा। वो डाइवर्जन यूरोप और यूएस भी हो सकता है, वो डाइवर्जन भारत की तरफ भी हो सकता है। जाहिर तौर पर जैसा कि अभी जनरल साहब बता रहे, जनरल सहगल ने कहा, बहुत सही विश्लेषण किया जनरल साहब ने, और महमूद साहब भी जो बात कह रहे हैं वो सही। जड़ कहाँ है इसकी पूरे मामले की, इस तरफ रोशनी फेंकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे जो जुड़ा हुआ सवाल है कि जिस प्रकार से ये सारी ताकतें इकट्ठी हो गई और मुसलमान ताकतें जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जो एक नई ताकत खड़ा करने की कोशिश की गई, उसके पीछे कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड माने अमेरिका इसका हाथ रहता है। हमने तालिबान में भी देखा, पाकिस्तान इज द क्रिएशन ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। पाकिस्तान भी जो है वो क्रिएशन वेस्टर्न वर्ल्ड का ही है, जो लगातार जो है वो इस भारतीय उपमहाद्वीप में एक समस्या पैदा कर रहा है। इसी प्रकार से, लेकिन अब ये बात तयशुदा है कि रूस के लड़ाई में कूद जाने के बाद अब स्थितियां जिस प्रकार से बदलेंगी या बदल रही हैं, उस तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड ने उस तरफ ध्यान देना शुरू किया है। चूंकि रूस के विमान को गिराना कोई बिना खतरे से खाली खेल नहीं था, तो इस तरफ आईएस ने ये अब जान लिया है कि उनकी ताकत जो है वो अब खत्म होने वाली है, उनकी ताकत अब समाप्त होने वाली है। और अब उन्हें जहां से शय मिल रही थी, जहां से उन्हें ताकत मिल रही थी, वे लोग भी अब अंदेशे में आ चुके हैं। एक बहुत अच्छा पहलू आपने उठाया यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ करते हैं। आप तीनों से ही इस पे मैं कमेंट लूंगी। राकेश जी, आपसे ही पहला कमेंट लेती हूँ। जब हम बात करते हैं कि आईएसआईएस के खात्मे की ओर, अलेप्पो में जो कुछ भी हुआ उसमें सीधे तौर पर अमेरिका और रूस साथ थे, लेकिन जो प्रतिबद्धता ज्यादा नजर आई वो रूस की तरफ से नजर आई। अमेरिका अपने स्टेटमेंट्स में तमाम बातें कहता रहा, लेकिन एक्शन मोड सबसे पहले रूस ने ज्यादा दिखाया है। तो आपको लगता है कि एक ये भी परिवर्तन होगा दुनिया के सामने? अभी तक अमेरिका जो दादागिरी के नाम पर या दादा बनने की कोशिश करता था, अब वही ताकत दुनिया की नजर में रूस की तरफ जाती हुई नजर आएगी। क्या इस पहलू में भी कोई बदलाव होगा? देखिए, निश्चित रूप से रूस ने जो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जिस प्रकार से रूस सामरिक क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वो निश्चित रूप से है कि रूस जो है वो एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रूस ने राष्ट्रपति असद की सरकार का समर्थन किया। राष्ट्रपति असद की सरकार जो है वो कुल मिलाकर के एक धर्मनिरपेक्ष सरकार कह सकते हैं हम उसको, मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद बड़ी लिबरल सरकार थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये विचित्र स्थिति है कि अमेरिका वैसे तो डेमोक्रेसी की बात करता है, लेकिन जहां भी मुस्लिम देशों में लिबरल सरकारें हैं, उसके खिलाफ अमेरिका का कहीं ना कहीं, हम कहें कोई ना कोई, अमेरिका उसके खिलाफ रहता है और वहां ऐसी कट्टरपंथी ताकतों को उभार देता है। तो यही स्थिति हमने देखी, यही स्थिति हमने इराक में देखी थी, यही स्थिति हमने अफगानिस्तान में देखी थी, और यही स्थिति हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं और देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सहगल साहब, एक सीधे तौर पर अगर हम देखें कि ठीक है, अमेरिका लगातार ऐसी शक्तियों को एक मोटिवेशन देता रहा है, कहीं ना कहीं से आधार अमेरिका का ही रहा है, लेकिन जब से ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं, ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, उससे नहीं लगता कि अब थोड़ा सा जो सोच रहेगी या जो बदलाव रहे, जो एक चेंजेस आने की बात हो रही है, वो ट्रंप की नीतियों में झलकेगी? ट्रंप ने जिस तरीके से मुस्लिम्स के एंट्री पर भी बैन लगा दिया था और तमाम जो बातें वो कहते रहे हैं, आपको लगता है कि क्या नीति में बदलाव होगा? देखो, ट्रंप के आने के बाद में बदलाव तो बहुत बड़े पैमाने पर होगा। ट्रंप फॉरेन पॉलिसी से बिल्कुल भी माहिर नहीं है। वो एक एसेंशियली बिजनेसमैन है और बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं। उन्होंने जितनी अपनी टीम चुनी है, उस सब सारी की सारी टीम जो है बिजनेसमैन से डोमिनेटेड है। इवन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ऑयल कंपनी का हेड था,
हर आदमी जो उन्होंने रखा है वो ऐसा आदमी रखा है जो बिजनेस डीलिंग में बहुत माहिर है। पहली लेकिन बार है कि terrorism को अमेरिका लेकर जो हम लोग उनका जो उनकी सोच है, जो उनकी बातें आती है, आपको नहीं लगता कि ऐसे ही किसी व्यक्ति की जरूरत थी जो सीधे अटैक करने की बात करता हो? एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है। दुनिया बहुत बड़े पैमाने पर खतरे की तरफ बढ़ रही थी, खास करके साउथ चाइना सी की वजह से, जिसमें चाइना और रशिया इकट्ठे हो रहे थे और अमेरिका ओबामा के नीचे अमेरिका के और रशिया के रिलेशंस आहिस्ते आहिस्ते बिगड़ते जा रहे थे टू द पॉइंट कि दुनिया को खतरा नजर आना शुरू हो रहा था। प्यूटन बार बार थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दे रहे थे। ट्रंप के आने के बाद में मेरे को लगता है कि अमेरिका और रशिया के रिलेशन में बड़ी इंप्रूवमेंट होगी और अगर वो इंप्रूवमेंट होती है तो उससे फायदा हिंदुस्तान को बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि सम हो दी अदर रशिया अगर चाइना से अलग हो जाए तो चाइना बहुत कुछ जो कर रहा है और बहुत कुछ जो करना चाहता है उसमें वो नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ ट्रंप ने ISIS का भी इलेक्शनिंग के समय जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका खात्मा करना लाजमी है। और उसने ये भी कहा कि इसको कोई अगर खत्म कर सकता है तो केवल हिंदुस्तान कर सकता है और वो हिंदुस्तान को टेररिस्ट को खत्म करने के लिए हर प्रकार की सहायता देंगे जो ओबामा दे रहे थे और उनसे भी ज्यादा। वो आने वाले समय में क्या करते हैं ये तो समय बताएगा। बिल्कुल। महमूद आलम साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सहगल साहब यहाँ कह रहे हैं कि भारत का बहुत बड़ा रोल होने वाला है आने वाले समय में। ISIS सबसे ज्यादा अगर उभरा था, जो एक आधार है, जो भी आतंकवादी संगठन है, इस्लाम को बेस बनाकर ये संगठन आगे बढ़ते रहे हैं। अगर हम सीधे तौर पर इस्लाम के फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा इसे लेकर आतंकवादी संगठन वहां उनको सरपरस्ती भी मिली है और भारत के लिए वो नुकसान भी पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर भी रहते हैं। ऐसे हालात में आने वाले वक्त में अगर ISIS का यहां से खात्मा होकर, सीरिया से खात्मा होकर अगर डाइवर्जन पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ चला जाता है तो किस तरीके से इसे लिया जाए? क्या तब भी अमेरिका का वही रुख रहेगा? क्या तब भी रूस का वही रुख रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, आज ही मैं ये देख रहा था कि देखिए आने वाले दिनों में रूस बहुत पावरफुल नेशन बन के उभरेगा। आज मैं देख रहा था कि पुतिन ने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी 4 घंटे रही और 1400 जर्नलिस्ट थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बताया किस तरीके से जो है रशिया जो है अपने को आर्मी के तौर पे किस तरीके से प्रिपेयर्ड कर रहा है, अपने को एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरेगा। दूसरे, मैं सहगल साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये ट्रंप और पुतिन के ताल्लुकात अच्छे हैं, उससे जो है वर्ल्ड में जो एक खतरा था वो दूर होगा। अब तीसरे, आप जो बात कर रही हैं कि ये ISIS का अगर अरब ममालिक से खात्मा होता है और इंडिया और बांग्लादेश की तरह वो किस तरीके से आते हैं, तो वहां पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखिए ट्रंप, ठीक है ट्रंप आ रहे हैं, लेकिन वहां पे जो है पेंटागन और CIA उनका बहुत इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसने बड़े क्लेवरली उसको हमेशा से भुनाने की कोशिश की है। वो किस तरीके से भुनाने की कोशिश की है? देखिए, अगर अमेरिका को अफगानिस्तान में कुछ करना है तब पाकिस्तान की जरूरत है, चाइना के खिलाफ कुछ करना है तब पाकिस्तान की जरूरत है, ईरान के खिलाफ कुछ करना है तब पाकिस्तान की जरूरत है। और वो 13 कंट्रीज जिनके ऊपर जो है जासूसी करवाता है जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड, तब भी वो पाकिस्तान की लेता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर लेनी चाहिए। लेट्स वेट एंड वॉच कि USA का क्या रवैया होगा, क्योंकि हर कंट्री जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट, बिल्कुल उनका वेस्टर्न इंटरेस्ट सबसे पहले इम्पोर्टेंस देता है। राकेश कपूर जी, ऐसे हालात में अगर हर एक राष्ट्र अपने निज स्वार्थ को पहले देखता है तो ऐसे हालात में क्या हम ये मान सकते हैं कि हम जो बातें करते हैं तमाम तरीके से कि दुनिया से आतंकवाद खत्म होने वाला है, दुनिया से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्या ऐसे हालात में हम इन वाक्यों का इस्तेमाल कर पाएंगे? देखो लावणी, बड़ा स्पष्ट है, जो अभी पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है वो अब समाप्त हो रही है। अफगानिस्तान के आने उभरने से वो पाकिस्तान की स्थिति खत्म हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये कहा जा रहा है कि दक्षिण एशिया में भारत और चीन की लाग डांट या भारत और चीन का वैर भाव, वो बहुत लंबे समय तक खिंचने वाली चीज़ नहीं है, ये हमें मान लेना चाहिए। इसमें राष्ट्रीय हित चीन का भी है और राष्ट्रीय हित हमारा भी है। और रूस और अमेरिका के बीच यदि किसी प्रकार के संबंधों में
और ज़्यादा प्रगाढ़ता आती है, उनके संबंध प्रगाढ़ बनते हैं, तो भारत के हित में जो सबसे बड़ी बात जाती है वो ये जाती है कि दक्षिण अरब देश हो या पश्चिम एशिया के जितने भी देश हों, हमारे हर एक देश से संबंध अच्छे हैं। हमारे किसी देश से संबंध खराब नहीं है, चाहे वो ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे कोई भी देश हो। हमारी स्थिति जो है वो बहुत ही, हमारे राष्ट्रीय हितों को देखते हुए हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन जहाँ तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का प्रश्न है, तो मेरे ख्याल से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि भाई आतंकवाद के खिलाफ जो है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ जो है, सारे देशों को एकजुट होकर एक नीति से काम करना चाहिए। तो रूस और अमेरिका, रूस या चीन या पाकिस्तान का कोई वजूद ज़्यादा है नहीं। पाकिस्तान का वजूद बनाने की लगातार कोशिश की जाती है और उसका वजूद बनाए रखने की कोशिशें भी होती लेकिन हैं। राकेश जी, हम एकजुटता की जब आप बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको एकजुट होना चाहिए और एकजुट होंगे, लेकिन चीन जैसा देश भी है। मसूद अजहर के मामले में क्या हुआ यूएन में, वो दुनिया ने देखा। देखिए, चूंकि अभी चीन को सबसे बड़ा खतरा कहाँ से है? अमेरिका से। अमेरिका, या तो ये ट्रंप जनरल साहब ने जो बात कही है कि पाकिस्तान या भारत, अमेरिका और रूस, इनके संबंध यदि प्रगाढ़ होते हैं तो चीन का वजूद जो है वो खतरे में, पाकिस्तान का वजूद जो है वो खतरे में आ जाता है। अब पाकिस्तान का वजूद खतरे में आता है तो उससे चीन के अलग पड़ने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं अगर अमेरिका और रूस आता है। तो इसलिए चीन जो है वो इस प्रकार की ऐसे संदेश, ऐसे सिग्नल्स, ऐसी बातें लगातार करता रहता है जिससे वो इसको लगा रहे कि मेरी बिना सहमति के ना रूस कुछ कर सकता है, ना अमेरिका कुछ कर सकता है। बिल्कुल। सहगल साहब, किस तरीके से आप लेते हैं इस बात को? बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। आपने कहा कि क्या ISIS खत्म होने के बाद में क्या दुनिया में आतंकवाद खत्म हो जाएगा? दुनिया में आतंकवाद बिल्कुल खत्म नहीं होगा। ISIS खत्म हो गया और वहाँ कंडीशंस दोबारा अगर जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें सही नहीं की गई और वैक्यूम रहा तो ISIS के बदले में कोई और दहशतगर्द आ जाएंगे। आप देखो, अफगानिस्तान में वंस अगेन ISIS को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन इटसेल्फ टू टेक ऑन दी तालिबान देयर, क्योंकि तालिबान जो है अमेरिका की बात नहीं मान रहा। तालिबान को अफगानिस्तान में न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी ISIS को वहाँ अफगानिस्तान में अमेरिका ही ला रहे हैं। बांग्लादेश में अगर ISIS आ रहा है तो उसको उतनी सक्सेस नहीं मिल सकती, उसको हर प्रकार का शेयर और सपोर्ट जो है पाकिस्तान का ISI दे रहा है। लेकिन वहाँ की जो सरकार है काफ़ी चौकन्नी है, काफ़ी सतर्क है और वहाँ की आर्म फोर्सेस आहिस्ते आहिस्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो रही है। वो जानती है कि दहशतगर्दी उनके देश को प्रोग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान दे पाएगी। एंड दे वांट टू बी अ प्रोग्रेसिव नेशन, दे वांट टू मूव फॉरवर्ड। वो अपने देश के जो लोग हैं उनको बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, उनकी गरीबी दूर करना चाहते हैं, हर प्रकार से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक आपने कहा, अफगानिस्तान में मैंने कहा ISIS को लाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, जिससे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जो अमेरिका जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान का रोल प्ले कर रहा था, हक्कानी ग्रुप, अमेरिकन साफ तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से नाराज है। पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा था, हर प्रकार की उनसे असिस्टेंस ले रहा था कि हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और वास्तव में वो सिर्फ तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, जो उनके मुताबिक बैड टेररिस्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ना कि हक्कानी ग्रुप के साथ। एग्जैक्टली। हक्कानी ग्रुप को तो हर प्रकार की शय पाकिस्तान की यानी बिहाइंड द कर्टन कुछ और ही गेम चल रहा था और इसी गेम को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। भारत की हम बार बार बात इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व स्तर पर भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आया है। बीते हम अगर 3 सालों की बात करें, और ऐसे में उम्मीद भारत से ज्यादा जगी है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए अगर कोई लीडर बनता है तो वो भारत बनेगा। और अगर भारत ऐसा लीडर बनकर उभरता है तो क्या वाकई हम कह सकते हैं कि दुनिया से आतंकवाद का खात्मा आने वाले वक्त में हो जाएगा? इस चर्चा को जारी रखेंगे, तीनों मेहमान मेरे साथ बने रहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
आईएसआईएस का वजूद धीरे धीरे खत्म हो रहा है और यही वजह है कि अपने खत्म होते वजूद को लेकर आईएसआईएस बौखला गया है। दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाला ये आतंकी संगठन एक बार फिर से बौखलाहट में कुछ ऐसा कर बैठा है जिसने वहशियत की सारी हदों को पार कर दिया है। अलेप्पो में तो आईएसआईएस को खदेड़ दिया गया, लेकिन अब भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां खास तौर से आईएसआईएस का वजूद है और अपने वजूद को अब भी पूरी तरीके से आधार में बताने वाले आईएसआईएस ने तुर्की के 2 सैनिकों को जिंदा जला दिया है और 19 मिनट के इस वीडियो को अपलोड करके ये जाहिर करने की कोशिश की है कि आईएसआईएस खत्म होने वाला नहीं। कहते हैं कि दिया जैसे जैसे बुझने की कगार पर होता है वैसे वैसे उसकी लौ ज्यादा तेजी से भभकती है। ऐसा ही कुछ खतरनाक आतंकी संगठन आईएस के साथ भी हो रहा है। जैसे जैसे आईएसआईएस का अंत नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वो अपनी क्रूर और घटिया हरकतों को अंजाम देता जा रहा है। अब हम आपको 19 मिनट का ऐसा ही एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने तुर्की के पकड़े गए 2 सैनिकों को जिंदा जला दिया। कमजोर दिल के लोग कृपया ये वीडियो न देखें। वीडियो में आप देख सकते हैं कि काली वर्दी में बगदादी के 2 दरिंदे तुर्की के 2 सैनिकों को आग लगाने से पहले एक पिंजरे को खोल रहे हैं और दोनों को घसीटते हुए निकाल कर ले जा रहे हैं। तुर्की के ये सैनिक भी समझ रहे हैं कि इनके साथ क्या होने वाला है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि दोनों सैनिक किस तरह एक रस्सी से बंधे हैं। आप देख रहे हैं कि एक दरिंदे के हाथ में रिमोट कंट्रोल है और ये दरिंदा बिना किसी शिकन के, बिना किसी झिझक के रिमोट के बटन को दबा देता है और इसी के साथ शुरू होता है राक्षसों की मौत का खेल। वो खेल जो बगदादी और इसके गुर्गों के लिए आम है। आप देख रहे हैं कि कैसे आग धीरे धीरे दोनों सैनिकों की ओर बढ़ रही है। दोनों सैनिकों के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हैं। एक सैनिक पीछे मुड़कर भी देखता है कि मौत उससे कितनी दूर है। जैसे ही आग रस्सी से होते हुए इस सैनिक के बदन को छूटी वो तड़पने लगता है। ये चीखें जो आपके कानों तक पहुंच रही है वो बयां कर रही हैं इस सैनिक के दर्द को जो जलते वक्त इसे हो रहा है। वो कराह रहा है, चिल्ला रहा है और दोनों दरिंदे उस मौत को देखकर खुश हो रहे हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह एक सैनिक लेटकर अपनी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। इसकी चीखें इसकी पीड़ा को बयां कर रही हैं। ये वही चीखें हैं जिसे दरिंदों का आका बगदादी सुनना चाहता है। आग इतनी फैल चुकी है और इन सैनिकों का शरीर इतना झुलस चुका है कि अब इन 2 जवानों का बचना मुश्किल है। बावजूद इसके ये सैनिक अपनी चीखों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दर्द इतना बढ़ चुका है कि चीखें और सिर्फ चीखें ही सुनाई पड़ रही हैं और आग की लपटें भी धू धू करके इनके पूरे शरीर को अपने आगोश में लेती जा रही हैं। इतनी दरिंदगी के बाद भी ये दरिंदा दोनों के शवों पर खड़ा होकर तुर्की भाषा में तुर्की के राष्ट्रपति को विनाश की धमकी भी देता है। वो कहता है कि उन्होंने तुर्की सेना के हाथों मुसलमानों की हत्या का बदला लेने के लिए ऐसा किया है और इन जलते हुए शवों पर केरोसिन का तेल डालकर अपनी वहशियत का सबूत देता दिख रहा है। इनका जलता हुआ शरीर गवाह है बगदादी की दरिंदगी का। ये कैसी दरिंदगी
और ये कैसा डर फैलाना चाहता है आईएसआईएस? आखिर इस डर के बल पर कब तक राज कर सकेगा ये बगदादी? ये वीडियो बगदादी की ताकत और हैसियत पर सवाल या निशान लगाती है। सुदर्शन न्यूज के लिए श्वेता चंदन के साथ नैन्सी सेठी की रिपोर्ट। तो रोंगटे खड़ा करने वाला 19 मिनट का ये वीडियो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। मेरे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। मैं पीके सहगल साहब से समझना चाहूंगी। पीके सहगल साहब, हम बार बार कह रहे हैं कि आईएस का खात्मा अपने नज़दीक है, तमाम तरीके से दुनिया एकजुट हो रही है आईएस को खत्म करने के लिए, लेकिन ऐसे समय पर अगर ये वीडियो सामने आता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है और आईएस की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो कम हो रही है? सहगल साहब, साफ तौर पे नजर आता है कि इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है जहाँ तक आईएएस का ताल्लुक है। ये पूरे हवानियत और को दर्शा रहे हैं। जैसे जैसे इनका खात्मा हो रहा है, ये फिर से इस माफी की कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि शायद जो है वेस्टर्न वर्ल्ड या रशिया है रुक जाएगा। साफ तौर पे बगदादी को अपना अंत नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है बगदादी बहुत डरा हुआ है मौत से कि उसको भी शायद इसी माफी की मौत दी जाए। वो छुप रहा है। अमेरिका ने उसके पकड़ने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए उसके सिर के ऊपर जो कीमत थी उसको डबल कर दिया है। कुछ ही दिनों का वो मेहमान है। अभी बड़े पैमाने पर बगदादी कह रहा है लड़ाके उसके साथ सीरिया में ना आए, रक्का में ना आए, मोसुल में ना आए, लेकिन लोन वुल्फ का अटैक करें अमेरिका में और जिन जिन देशों में वहाँ पे लोन वुल्फ का, जिसका आपने नतीजा कुछ दिन पहले देखा 48 से 72 घंटे पहले जर्मनी में, और उसी का पहले एग्जाम्पल दिया था नीस में, ब्रसेल्स में, पेरिस में। तो बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया के कई देशों में इस माफिक के लोन वुल्फ अटैक हो सकते हैं और ये लोन वुल्फ अटैक जो है अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में भी हो सकता है। बिल्कुल। और हमको इसके लिए बड़े पैमाने पर सतर्क रहना पड़ेगा और इस ऐसे वीडियो जारी करने से दुनिया बगदादी के खिलाफ और एकजुट होकर कार्रवाई करेगी, ना कि डरेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है राकेश कपूर साहब, यहाँ पर ये जो वीडियो है, ठीक है, ये माना जा रहा है कि अपनी ताकत को वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एकजुट होते जा रहे हैं, जो देश एकजुट होते जा रहे हैं आईएस के खिलाफ, उनके लिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरीके से सीरियाई सेना ने या अमेरिका और रूस ने आईएस के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी, हमने ये खबरें भी देखी थी कि आईएस के जो लड़ाके हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, वो छोड़ के पीछे हट रहे हैं। तो कहीं ये उन लोगों को भी एक मैसेज देने की कोशिश तो नहीं है आईएस की तरफ से, अपने उन लड़ाकों को जो डर कर अब भाग रहे हैं, जो सरेंडर कर रहे हैं, उनको समझाने के लिए कि अभी हमारी ताकत कम नहीं हुई है? हाँ, निश्चित रूप से ये ऐसा, लेकिन ये संदेश वो बेशक ये देने की कोशिश करें, लेकिन इसका जो भावार्थ और इसका जो अर्थ और इसका जो मतलब दुनिया निकालेगी और जो हकीकत के ऊपर आधारित होगा वो यही मतलब निकलेगा कि ये हारते हुए लोगों की आखिरी जंग है। आपको याद होगा बांग्लादेश की लड़ाई का, किस प्रकार से पाकिस्तानी सेना ने वहाँ पर, अब मैं तो ढाका जा चुका हूँ और मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं, किस तरीके से 22-23 लोगों को जो वहाँ के बुद्धिजीवी थे उन्हें उल्टा करके गोली उन पर मार दी गई थी, उनके सर कलम कर दिए गए थे। वो तस्वीरें आज भी लगी हुई हैं। ये उसी प्रकार का नक्शा है, ये उसी प्रकार की नज़ीरें हैं। जब जो हारती है जो फौज, तो वो अपनी पूरी दरिंदगी, पूरी वहशत, पूरा हैवानियत दिखाने की कोशिश करती है लोगों को डराने के लिए कि उनके पास ताकत है। लेकिन इसका मतलब ये है, मतलब जो निकलता है वो यही निकलता है, जनरल साहब बेहतरी के साथ बता सकेंगे कि उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। उसकी ताकत जो है वो जिस प्रकार से ना, दिया जब बुझता है तो बुझने से पहले उसकी लौ बहुत भड़कती है, ये साफ दिखाई पड़ता है। और ये इस बात का भी सबूत है कि जो बगदादी है और जो बगदादी के जो कारिंदे हैं, जो उसके जो कारकुन लोग हैं, वो कोई किसी प्रकार के जिहाद के प्रति समर्पित लोग नहीं हैं। वो सिर्फ दहशत फैला करके अपने कब्जे में लोगों को रखना चाहते हैं। और उसका सबूत ये है कि अलेप्पो की महिलाओं ने वहाँ की महिलाओं ने बगावत की है, वहाँ की महिलाओं ने लड़ाई की है। बिल्कुल, वो डर भी रहा है, महिलाओं ने लड़ाई की तमाम तरीके से। महमूद आलम साहब,
आईएसआईएस का खात्मा हो रहा है, दुनिया एकजुट हो रही है। आईएसआईएस ने एक बर्बरतापूर्ण वीडियो भी जारी कर दिया है, भले ही वो अपनी ताकत को दर्शाने की कोशिश कर रहा हो और तमाम लोग कह रहे हैं कि आप लोग इस तरीके की वीडियो से डरेंगे नहीं। लेकिन एक सवाल और भी है, आईएसआईएस खाली एक आतंकी संगठन, इसके हम जो लड़ाके हैं उनका तो खात्मा कर देंगे, लेकिन आईएसआईएस एक सोच भी है। ये सोच क्या हम खत्म कर पाएंगे? आज हम आईएसआईएस का खात्मा करते हैं सीरिया और इराक जैसे जगहों से, लेकिन जिस सोच के साथ वो आए थे, क्या हम उस सोच को खत्म कर पाएंगे? क्या ये जो बर्बरता है, यही बर्बरता भरी सोच दूसरे जो हम देख रहे हैं लड़के हैं, जो युवा हैं, जो आईएसआईएस को लगातार फॉलो करते रहते हैं, क्या वो सोच हम मिटा पाएंगे? महमूद आलम साहब, महमूद आलम जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है कि शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। पीके सहगल साहब, आपको क्या लगता है, क्या हम उस सोच को जड़ से उखाड़ पाएंगे? देखो, ये सोच तो बड़ी डेंजरस सोच है और सोच को जड़ से उखाड़ना काफी मुश्किल है। आपने ओसामा बिन लादेन को खत्म कर दिया, लेकिन अलकायदा अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी क्षमता जो है बहुत बड़े पैमाने पर ख़त्म हो चुकी है। इसी माफिक बगदादी ख़त्म हो जाने के बाद में, आईएसआईएस ख़त्म होने के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर ये खात्मा हो जाएगा। लेकिन इस सोच को उखाड़ फेंकना काफ़ी से ज़्यादा समय लगेगा। ये ध्यान में रखना है कि ये कलयुग है और कलयुग में इस माफी की बर्बरता आने समय में और बढ़ती जाएगी, ना कि कम होगी। निश्चित रूप से। इसको अगर आपने ख़त्म करना है तो आपने यूनाइटेड नेशंस में कुछ ऐसी रेजोल्यूशंस पास करनी है जिसमें सारे एकजुट होके कार्रवाई करें। आप देखो, अभी तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि आप टेररिज्म को तो डिफाइन कीजिए, आप टेररिस्ट को तो डिफाइन कीजिए। आप अभी तक टेररिज्म को नहीं डिफाइन कर सके, टेररिस्ट को नहीं डिफाइन कर सके। आप अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहते। जब टेररिज्म की बात करते हैं, चाहे वो G20 था, चाहे यूनाइटेड नेशंस था, चाहे सार्क थी, चाहे हार्ट ऑफ एशिया था, आपने कंडेम तो किया टेररिज्म का। आपने ये भी कहा कि जो देश उनको शय देते हैं, जो देश उनको सपोर्ट करते हैं, जो देश हर प्रकार की उनको सहायता देते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो जब तक कि दुनिया हिम्मत नहीं दिखाएगी एकजुट होके नाम के अलावा उन देशों के खिलाफ कार्रवाई करने पर, यहाँ तक कहा जा रहा है कि अभी समय आ गया है कि कुछ ऐसे देश हैं जो रोग नेशन है, जैसे नॉर्थ कोरिया है, जैसे पाकिस्तान है, जो कुछ भी कर सकते हैं। अभी दुनिया को एकजुट होके इनके खिलाफ कुछ ऐसे सैंक्शन लगाने चाहिए ताकि ये इस तरीके की सोच से भी हटे और ये दुनिया के लिए खतरा बनकर आगे और ज्यादा उभरे नहीं। महमूद आलम साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। आलम साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पहलुओं पर आज चर्चा हो रही है और अच्छा लग रहा है कि डिस्कशन से कुछ खास चीजें निकल कर आ रही है। अभी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पीके सहगल साहब ने कही कि टेररिज्म को खत्म करने के लिए तमाम जो दुनिया के मुल्क हैं वो एकजुट हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तमाम तरीके से सैनिक कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन असल में यूएन में कुछ रेजोल्यूशंस पास होने चाहिए और वो रेजोल्यूशंस अभी तक पास नहीं हो पाए हैं। महमूद आलम साहब, देखिए, मैं सहगल साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ कि ये वक्त है कि दुनिया जो है सिर्फ जो है उनके स्टेटमेंट्स ना रहे बल्कि उन पे अमल हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हर एक कोई जो है आतंकवाद को भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे यूज कर रहा है। सिर्फ फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए, जिस तरीके से सहगल साहब ने बताया, क्या वो हक्कानी ग्रुप को काउंटर करने के लिए वो अमेरिका जो है आईएस की बात कर रहा है वहां पे। इसी तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड को हमेशा इन लोगों ने डिवाइड किया है, पावर्स ने। ईरान को सऊदी अरब के खिलाफ लड़ाते हैं, सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ लड़ाते हैं। तो इन लोगों का हमेशा डबल स्टैंडर्ड है। अब आप एक बात देख लीजिए, मसूद अजहर का मालूम है, लेकिन चाइना जो है वो कहता है नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है कि तुम चाइना की तरफ जो है भाई मुंह उठा के मत देखना, इंडिया की तरफ जो कुछ करना है तुम्हें करते रहो। तो ये दोहरा मापदंड जब तक जो है वर्ल्ड पावर का चलता रहेगा और ये जब तक जो है ये अपने निजी स्वार्थ के लिए डिफरेंट नेशंस को यूज करते रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ, तो मेरे हिसाब से तो आतंकवाद दूर नहीं होता। तो ऐसे में क्या इंडिया कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि इंडिया की स्ट्रैटेजी अब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंडिया किसी भी तरीके से अब स्ट्रेटली जवाब देने को तैयार है। सहगल साहब भी बैठे, कपूर साहब भी बैठे हैं, आप देख लीजिए, इंडिया को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है।
ना आपकी यूएसए मदद करने आ रहा है, ना आपकी रशिया मदद करने आ रहा है, बल्कि जब इनको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास जरूर आएंगे, लेकिन हमको जो है अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हमको बराबर सतर्क रहना है और अपनी लड़ाई जो है खुद ही लड़नी पड़ेगी आपको। राकेश कपूर जी, नहीं, ये महमूद आलम साहब ने सही फरमाया है, लेकिन हमें देखना ये पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी दादागिरी कायम करने के लिए जो बड़े देश हैं वो कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं, और उनसे ये साफ निकलता है कि ये आतंकवाद भी एक हथियार है। महमूद आलम साहब की ये बात पूरी तरीके से सही है, लेकिन हमें इसके साथ ये ध्यान रखना होगा कि हु हैज़ कॉइन्ड द वर्ड द इस्लामिक वर्ड। व्हाट इज इस्लामिक वर्ड? ईरान भी इस्लामिक है, इराक भी इस्लामिक है, सीरिया भी इस्लामिक है, लीबिया भी इस्लामिक है, और पाकिस्तान जब बना तो उसे कहा गया कि ये तो इस्लाम का किला है। बट व्हाट इज इस्लामिक वर्ड? आई वांट टू नो व्हाट इज इस्लामिक वर्ड। इस्लामिक वर्ड होता क्या है? जो 44 देशों का संगठन बना, ये सब आर्थिक हितों को साधने के लिए बना था। अगर इस्लाम के अंदर कोई ऐसी बात है कि वो सब एक ही तराजू पे तोलता है सबको, सारे देशों को, तो फिर क्या वजह है कि ये देश आपस में लड़ते हैं? क्या वजह है कि ईरान और इराक का दुश्मन बनता है? क्या वजह है कि लीबिया और सीरिया और ये सारे जो सऊदी अरब है वो अलग से लड़ता है, देखता है चीज़ों को? इसका मतलब साफ है कि आप कोई इस्लामिक वर्ड नाम की चीज़, वर्ड तो आपने बना दिया इस्लामिक वर्ड, बट इफ़ देयर इज़ ए हिंदू वर्ड, इफ़ देयर इज़ ए क्रिश्चियन वर्ड, अगर क्रिश्चियन वर्ड को हम, क्या क्रिश्चियन के नाम पर कोई देशों का संगठन है क्या? इस्लाम के नाम पर क्या है? ये प्रश्न पैदा होता है। यहीं से वो जहनियत जो आपकी बात कर रही थी, क्या ये सोच खत्म की जा सकती है? ये सोच खत्म यहीं से होगी। ईरान का मुसलमान ईरानी है, पाकिस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी है, सीरिया का मुसलमान सीरियाई है, और रूस और चीन में भी मुसलमान रहते हैं। वहाँ पर जो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे जो हैं, ये जो 14 देश बने थे CIS कंट्रीज, यहीं बहुत मुसलमान हैं। तो दिस वर्ड ऑफ मुस्लिमिक वर्ड, ये इसका इट इज इररिलेवेंट इन दिस प्रेजेंट सेंचुरी। ये 21वीं सदी का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। होता होगा, कभी होता होगा 7वीं 8वीं सदी, लेकिन अफसोस तो यही है कि लेकिन अगर ये जो relevant जहनियत है इसी को खत्म करने की बात है। कपूर साहब ये भी जो कॉइनेज है टर्म इस्लामिक वर्ड, ये भी यूरोप का ही दिया हुआ है। यस, दिस आई वांट टू से, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। ये जो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड है, महमूद आलम साहब, ये जी आप अपनी बात कहें। जी बोलिए। मैं यही बोल रहा था, ये भी यूरोप का दिया हुआ है। और ये इस्लामिक वर्ड को किस तरीके से अपने उल्लू सीधा करने के लिए यूज कर रहे हैं, कपूर साहब आप समझ रहे हैं इस बात को? ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और ये जो अमेरिका है खास तौर से, मुझे ट्रंप के बाद चीजें बदलेंगी, सहगल साहब करें, मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, पूरी तरीके से सहमत हूँ। लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में तो भाई एक बात हो कि तू दोस्त किसी का भी न सितमगर हुआ था, तू दोस्त किसी का भी न सितमगर हुआ था, और औरों पे है वो जुल्म जो मुझ पर ना हुआ था। यही सब यहाँ पे एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग से। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, टर्की का देखिए, इस वक्त देखिए अमेरिका जो है IS के खिलाफ जो है कर्दिश को हेल्प कर रहा है, लेकिन वही टर्की जो है कर्दिश के खिलाफ जो है बम्बार्डमेंट कर रहा है। तो आप किस तरीके से इसको लड़ेंगे? अब से फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये देखिए, किसी जमाने में ईरान जो है वो USSR के साथ होता था, रशिया के साथ, और जो है वो आपका सऊदी अरब जो है अमेरिका के साथ होता था। अब अमेरिका में एक तरीके से ये आया है कि साहब सऊदी अरब ने टेरर फंडिंग की है तो इन लोगों को इम्प्लीमेंट करो, तो सऊदी अरब ने ये थ्रेट दी कि साहब हम अपना पूरे का पूरा पैसा आपके पास से निकाल लेंगे। तो हो सकता है कि रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस भी हो जाए, हो सकता है कि आपका सऊदी अरब भी जो है रशिया की तरफ आ जाए। तो क्या, या से फॉर एग्जांपल जिस तरीके से ट्रंप कहते हैं कि मुस्लिम्स के लिए कि हम इनको जो है इनकी ट्रैकिंग करेंगे, इनको आने नहीं देंगे, तो वो क्या अपनी जो आर्म इंडस्ट्री है उनका, सऊदी अरब जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपन्स का, तो क्या उसको वो खो देंगे?
तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल सिनेरियो में ये बहुत मुश्किल और पेचीदा काम होते हैं, इनको मतलब समझना जो है बड़ा बहुत मुश्किल होता है। अब जी, क्योंकि वक्त कम है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हम जरूर चर्चा कर लें तो बहुत बेहतर होगा। जब हम आईएसआईएस की बात करते हैं, पीके सहगल साहब आपके पास आती हूँ, जब हम आईएसआईएस की बात करते हैं तो हम अपने देश में सबसे पहले एक राज्य है जहाँ पर आईएसआईएस के झंडे लहराए जाते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। हमने अभी कुछ दिन पहले अभी आज सुबह भी ये खबर आई कि जो 3 आतंकी संगठन हैं, आपने देखा जैश हो, लश्कर हो और हिजबुल मुजाहिदीन है, तीनों मिलकर सीधे तौर पर अब गठबंधन कर रहे हैं और भारत के अगेंस्ट एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आईएसआईएस का भी पूरा सपोर्ट इन लोगों को मिलने वाला है। तो जो ये अगर ये संगठन मिल जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो हालात आज हैं, जो कभी स्थिर होते हैं, ज्यादातर अस्थिर होते हैं, हालांकि अभी फिलहाल स्थिर चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये स्थिरता खत्म हो जाएगी और बहुत बड़ी मुसीबत हमारे देश में शुरू हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हो जाता है? क्योंकि स्टिल हम देखते हैं कि हमने बीते दिनों में देखा था कि फ्राइडे को आईएसआईएस के झंडे जलाते हैं, वो लहराते हैं वहां पर। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और मैं साफ तौर पे देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत मजबूत है, हमारी फ़ौजें बड़ी मजबूत है। साफ तौर पे पाकिस्तान की फ़ौज जो है एक्सेप्ट कर रही है कि जो उनकी आर्मी ने हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ का मुकाबला नहीं कर सकती। वो हर प्रकार के दहशतगर्दों को इस्तेमाल कर चुके हैं, जेयूडी को, एलईटी को, जैश ए मोहब्बत को, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। अभी इसके साथ में वो तालिबान को भी जोड़ना चाहते हैं, अलकायदा को भी जोड़ना चाहते हैं, आईएसआई को भी जोड़ना चाहते हैं। उनका खात्मा ही हिंदुस्तान के माध्यम से होगा, क्योंकि हमारा जो अवाम है उनको किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं देने वाला। अगर आप सोचते हैं कि 10 या 15 या 0.01% लोग जो हैं उनके साथ स्लीपर सेल या मॉड्यूल के साथ बन के जुड़े हुए हैं, किससे हमारे देश को खतरा होने वाला है? किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं होने वाला। और 1947 में जब देश आजाद हुआ, हर क्रिकेट मैच जो होता है या हॉकी मैच होता है पाकिस्तान के साथ, तब से जब आप हार जाते हैं तो थाउजेंड्स पाकिस्तान के झंडे खड़े होते थे। मैं तो कश्मीर में बड़े साल फौज के सब रह चुका हूँ। आज भी क्रिकेट मैच करा दीजिए, अगर हिंदुस्तान हार जाता है तो आपको हर दूसरे घर में पाकिस्तान का झंडा नजर आएगा। तो इसलिए झंडों से कुछ नहीं बनता। लेट द पीपल डिस्प्ले देयर फ्रस्ट्रेशन और देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लेकिन वास्तव में वो किसी भी हालत में पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएंगे। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ जाने का मतलब है कि अपनी आज़ादी खो बैठेंगे, यहाँ शरिया लॉ लग जाएगा, अपनी बहनों को, अपनी बहुओं को, अपनी औरतों को वो देख पाएंगे, यानी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, असली गुलामी आ जाएगी। राकेश कपूर जी, आप बिल्कुल सही बात है। देखिए, कश्मीर का जहाँ तक प्रश्न है तो ये गफलत में रहने की बात है पाकिस्तान के कि कश्मीर पर कभी उसका कोई निशानदेही रह सकती है, चूँकि कश्मीर की एक तो अपनी संस्कृति है। कश्मीर की जो संस्कृति है उसका जो सुन्नी, कश्मीर में लड़ाई क्या बात है, जो सुन्नी मुस्लिम संस्कृति वाले लोग हैं वो उस पर लादना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर की संस्कृति जो है, जो कश्मीर की जो इस्लामी संस्कृति है, वही अपने आप में बड़ी लिबरल संस्कृति है। कश्मीरियत जिसको हम बोलते हैं वही बड़ी लिबरल है। तो पाकिस्तान में यही वजह थी। लेकिन हुर्रियत के रहते हुए क्या ये देखिए हुर्रियत, देखिए क्या बात है साहब, हुर्रियत क्या होती है? क्या हुर्रियत और क्या ये जैश ए मोहम्मद और क्या ये एलईटी और क्या होती हैं ये? अरे जब बख्शी है हमको इश्क ने वो ज़ुर्रत मजाज, और डरते नहीं सियासते अहले जहाँ से हम। हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की जो रहनुमा है, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, मैं आप आज बात कहता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी के हों, जो दिल्ली में राज करते हैं, किसी भी पार्टी के हों, ये तो खुशकिस्मती है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश के पास है, जिसका पूरा जीवन राष्ट्रवाद को समर्पित रहा शुरू से लेकर के अंत तक। लेकिन कोई भी सरकार हो, कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम कभी भी अपने राष्ट्रीय हितों के आगे न झुके हैं और न झुकेंगे। महमूद आलम साहब, लास्ट कमेंट, आपके लास्ट कमेंट के साथ खत्म कर रही हूँ। देखिए, मैं कपूर साहब की बात से और सहगल साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक तो देखिए, हिंदुस्तान जो एक बहुत पावरफुल मुल्क है और आईएसआईएस को यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अब जिस तरीके से वर्ल्ड में हालात चेंज हो रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है, तो हो सकता है कि वो ऐसे ग्रुप्स को यूज करे, नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करे और जो है कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की
कोशिश करे। तो ये कोशिश बिल्कुल होता करेगा, है। लेकिन उस लावणी, कोशिश को मैं पूरी एक तो- तरीके से एक- पानी फेरने के लिए एक बात जोड़ना हाँ, चाहता हाँ, हूँ। देखो हाँ, two shots, 1947 में कश्मीर के लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था। एग्जैक्टली और कुछ ऐसा भी आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान अपनी एकता और अपनी संप्रभुता के लिए ही जाना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत महत्वपूर्ण बातें आज हमारे बीच रखने के लिए। इसी के साथ 7 PM न्यूज लाइव को यहीं खत्म कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।